तो देखो मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 1। अभी ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, बहुत बड़े आंसर्स है इसके। तो एक ही बार में नहीं आने वाले, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन आप इसको वैसा सॉल्व नहीं कर सकते कि हाँ भाई एक बार समझ गए और एक ही बार में राइट आ जाए, तो वो मुश्किल रहेगा। ये 2 या 3 बार प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली A+ है। और मॉड्यूल क्वेश्चन 1 और उसके बाद आई थिंक मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों ही बहुत बड़े क्वेश्चन है। सो मॉड्यूल क्वेश्चन 1 में Perfect Inc, a US-based pharmaceutical, has received an offer from Excure Limited, a company engaged in manufacturing of drugs to cure dengue, to set up a manufacturing unit in Himachal Pradesh, India, in a joint venture. तो यहाँ पे काम का चीज क्या है कि परफेक्ट आईएनसी को एक ऑफर है टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया एज पर जॉइंट वेंचर। परफेक्ट आईएनसी को मिलेगा 55% शेयर ऑफ द रेवेन्यूज प्लस ए रॉयल्टी ऑफ यूएस डॉलर 0.01 पर बॉटल। अब जो रेवेन्यू आएगा वो रुपीज में आएगा, लेकिन रॉयल्टी आपको बोल रहा है डॉलर में। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रुपीज 200 करोड़। अभी थोड़ा कैपिटल बजटिंग जैसा क्वेश्चन हो रहा है। ईयर 0। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी एंड फैक्ट्री इज एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ 5 years टू बी रुपीज 5 करोड़। तो ये आपका सैलवेज हो गया। Machinery is depreciable at 20% on the value net of salvage। तो 200 में से 5 करोड़ जाएगा तो कितना होएगा? 195 करोड़। और 195 करोड़ का 20% करेंगे 39 करोड़ आपका डेप्रिसिएशन आएगा। इनिशियल वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 50 करोड़। इनिशियल वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 50 करोड़। तो ये ईयर 0, जैसा सीए इंटर में करते थे ना, थोड़ा वैसा स्टाइल में जा रहा है, सिर्फ एक्सचेंज रेट मिक्स किया है, पर बड़ा क्वेश्चन है। एंड देर आफ्टर रुपीज 5 करोड़ ईच ईयर। रिक्वायर्ड 5 करोड़ ईच ईयर, मतलब हर साल 5-5 करोड़ का वर्किंग कैपिटल बढ़ता जाएगा। एक होता है क्वेश्चन बोलता है वर्किंग कैपिटल 70 करोड़ पे मेंटेन करो, तो फिर 20 करोड़ बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन बोलता है भाई एट ईयर टू एंड 70 करोड़, यानी कि आज 50 करोड़ है, तो 2 साल के बाद कितना 70 करोड़ मेंटेन करना है, तो 50 तो ऑलरेडी है, तो 20 करोड़ ऐड करेंगे। यहाँ पे बोला है 5 करोड़ से रिक्वायर्ड होएगा ईच ईयर, तो 5-5 करोड़ बढ़ जाएगा। तो इतना जो पार्ट था आपका, इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं था। उसके बाद एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्राइस पर बॉटल विल बी, अभी लोग इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, प्राइस पर बॉटल विल बी रुपीज 7.5 एंड प्रोडक्शन विल बी 24 करोड़ बॉटल्स पर एनम। द प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर विल बी इंक्रीज बाय रुपीज 1 ईच ईयर। और प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट विल बी 40% ऑफ द रेवेन्यू। तो प्राइस इन एडिशन टू द इन्फ्लेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर विल बी इंक्रीज बाय रुपीज 1 ईच ईयर। और इन एडिशन टू इन्फ्लेशन बोले। टैक्स रेट in India is 30% and 35% US, and there is double tax avoidance agreement. According to agreement, tax credit will be given in US for the tax paid in India. तो जो टैक्स आप इंडिया में पे करोगे, तो जब यूएस में टैक्स पे करोगे तो इंडिया का टैक्स माइनस होएगा। सपोज इंडिया का टैक्स 2 करोड़ पे किया, यूएस में 5 करोड़, तो 5 में से 2 करोड़ माइनस हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इन बोथ द कंट्रीज टैक्स विल बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर। तो अगर करंट ईयर में 30 करोड़ कमाया और टैक्स रेट अगर 30% है, तो 30 करोड़ का 30% 9 करोड़। 9 करोड़ करंट ईयर में पे नहीं करेंगे इन द, प्लस आपको टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। तो गलती होने के चांसेस छोटे गलती के बहुत है। स्पॉट रेट ऑफ डॉलर आपको दे दिया $1 इज टू रुपीज 57। इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो $1 इज टू 57, यानी कि डायरेक्ट कोट इज फॉर इंडिया, होम करेंसी इज इंडिया। IH इज 6%, expected to decrease by 0.5% every year, and IF is 5%। इससे आपको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मिलेगा। सर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्यों चाहिए? क्योंकि जो रुपीज में कमाएंगे वो रेमिट डॉलर में होएगा। एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ओनली 50% ऑफ द शेयर, क्या बोला 50% ऑफ द शेयर, ऊपर आपको शेयर बोला था कुछ, तो 55% शेयर,
सपोज 100 करोड़ कमाया, 100 करोड़ का 55%, 55 करोड़, लेकिन 55 करोड़ का 50% कैन बी रेमिटेड इन द ईयर इन विच दे आर रियलाइज, एंड रिमेनिंग सपोज 27.5 आया, तो 27.5 करंट ईयर में रेमिट करेंगे, बाकी अगला साल रेमिट करेंगे। तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग है। दो WACC is 13%, but due to risky nature it expects a return of 15%. तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका रहेगा 15%। डिटरमाइन वेदर परफेक्ट INC शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट और नॉट। तो आपको क्वेश्चन परफेक्ट INC के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है। बराबर है। तो एक डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। सी इंटर में कैसा था वो वेस्ट वाला क्वेश्चन, या तो वेस्ट को प्रोसेस करो या तो नहीं करो, KGF वाला। तो वैसा ही ये बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही उसमें वो हो जाएगा। तो एक ओवरव्यू डायग्राम हम बना रहे हैं जस्ट समझने के लिए। मेन मेन बातें हमने नोट किया है। ओके, तो अभी देखो इनकम स्टेटमेंट बहुत बड़ा बनेगा, उसके पहले हम लोग एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करके रख रहे हैं। तो एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी, सो 1 + IH, 1 + IH अपॉन 1 + IF इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन S। और आपको ये देखना है कि भाई डॉलर के जो रेट्स दिए हैं वो क्या दिए हैं। $1 इज इक्वल टू ₹57। देयरफॉर डायरेक्ट कोट फॉर इंडिया, होम करेंसी इज इंडिया। और फिर आप बोलेंगे भाई आई एच इज इक्वल टू 6%। और ये जो 6% है ना, ये हर साल कम होने वाला है। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दो तो हर साल 0.5% से कम होने वाला है, वो बात अपने को यहाँ पे बताया। So inflation in India is 6%, expected to decrease by 0.5% every year. Very important line. ऐसा तो फॉरेक्स में भी नहीं था। तो हर साल आपका ये जो IH है ये चेंज होता रहेगा। तो IH आपका अगला साल हो जाएगा 5.5%, उसका अगला साल हो जाएगा 5%, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं IF का, तो क्या IF में भी ऐसा ही हो रहा है? नहीं, वो 5% ही है। तो यहाँ पे 4.5%, फिर आपका 4% ऐसा होएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट कितने साल का है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितने साल के लिए एक्सचेंज रेट निकालेंगे। तो प्रोजेक्ट कितने साल का है, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 इयर्स बोला है, यानी कि प्रोजेक्ट आपका कितने साल का है, 5 इयर्स। तो ये आपको 5 साल तक काम आएगा ये डेटा। अब सारी बातें रेडी है, 57 है ना ये। तो यहाँ पे 1 + 0.06 डिवाइड बाय 1 + 0.05 फॉरवर्ड अपॉन 57। तो 57 इंटू 1.06 डिवाइड बाय 1.05, 57.54। तो ये आपका $1 इज इक्वल टू ₹57.54 आया। बराबर है सर। ये कभी के लिए आया, ईयर 1। ऐसा अपने को हर साल का करना रहेगा। फिर उसके बाद 1 + IH अपॉन 1 + IF फॉरवर्ड अपॉन S। तो अभी आपका S हो गया क्या, 57.54। फिर आपका यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ऊपर 0.06 लिया था ना, तो यहाँ पे 0.055 आए। इसको आपको हाईलाइट करना, 5% से रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हमने ये बातें इधर लिख दिया ऑलरेडी। डिवाइड बाय 1 + 0.05। तो अभी आपको वापस से फॉरवर्ड रेट आएगा, जो आएगा दैट विल बी ऑफ ईयर 2। सो 57.54 इंटू 1.055 डिवाइड बाय 1.05, तो कितना था, 57.82। 57.82 आ जाता है। एक और करता हूँ, 1 + 0.055 था ना, तो अभी 0.05 आए, डिवाइड बाय 1 + 0.05।
तो फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट 57.82, तो ईयर 3 का आपके पास आएगा। सो $1 इज इक्वल टू रुपीज 57.82। यस और नो? तो ये सिचुएशन रहेगा। ऐसे आपको ईयर 4 का करना है और ईयर 5। समझा सबको? पहला वर्किंग नोट तो खाली ओवरव्यू था, सेकेंड वर्किंग नोट एक्सचेंज रेट, थर्ड वर्किंग नोट पे इनकम स्टेटमेंट आएगा। इनकम स्टेटमेंट में भी पहले रुपीस का करेंगे, फिर क्या रेमिटेंस हो रहा है, फिर टैक्स का होएगा, फिर कितना आधा रेमिट करने का, आधा अगला साल करना, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, फिर एक ये आपका एक्सचेंज रेट होएगा, बहुत सारी चीजें। तो फर्स्ट ईयर का 57.54 आया, सेकेंड ईयर का आपका $1 57.82, थर्ड ईयर का $1 57.82, क्योंकि सेम सेम एक्सचेंज रेट हो गया ना। और उसके बाद ईयर 4 का कितना है आपका? $1 इज इक्वल टू रुपीज 57.54। तो यहाँ पे आपका जो डॉलर है वो वीक हो गया और इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन भारत का कम हो गया। फिर ईयर 5 एंड में $1 इज इक्वल टू रुपीज 57, या तो 56.99, वो 57 भी बोल सकते हैं। और एक और कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर का, $1 इज इक्वल टू रुपीज। किया क्वेश्चन है, करके देखो कितना आता है। 1.035 हो जाता है ना बाद में, 4% के बाद यहाँ पे 3.5% हो जाएगा, तो 0.035। तो 56.99 इंटू 1.035 डिवाइड बाय 1.05, 56.18 हो जाएगा, बराबर है। अब आपको ना क्वेश्चन ने एक रॉयल्टी को लेके वर्ड बोला है, रॉयल्टी। किधर है देखो रॉयल्टी। और कितने कितने बॉटल्स हम लोग सेल करने वाले? 24 करोड़ बॉटल ईच ईयर, और एक बॉटल पे आपको रॉयल्टी बोला है 0.01 पर बॉटल। तो अगर आप एक छोटा सा टेबल में बना देता है रॉयल्टी के नाम का, रॉयल्टी इनकम भी मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द अदर इनकम्स। तो 24 करोड़ बॉटल आप सेल कर रहे हैं, 24 करोड़ बॉटल्स, बराबर है। एक बॉटल पे कितना रॉयल्टी? 0.01 डॉलर। तो 24 करोड़ बॉटल्स पे इंटू 0.01, तो कितना होता है? कैलसी यूज करो, 0.24, 2.4 नहीं, 0.24 करोड़ डॉलर्स, 0.24 करोड़ डॉलर, बराबर है। और आपको ये रुपीज में कन्वर्ट करना है, हर साल मिलेगा। तो अगर मैं ईयर 1 एंड की बात करूं, क्या आपको एक्सचेंज रेट मालूम है? क्योंकि आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक्सचेंज रेट। तो ईयर 1 एंड पे आपका जो एक्सचेंज रेट है दैट इज 57.54। यस और नो? तो जब वो लोग 0.24 करोड़ डॉलर बोल रहे हैं, तो आपको 0.24 करोड़ डॉलर को आप 57.54 से मल्टीप्लाई करोगे, या तो इंटू इंटू कर दो, 0.24 इंटू इंटू 57.54, तो यहाँ पे आएगा 13.8096 करोड़। ये रुपीज में है सर। रुपीज में क्यों किया? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट रुपीज में बनने वाला है, क्योंकि सेल्स रुपीज में, प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज में, इसके लिए। ऐसे ईयर 2, $1 इज इक्वल टू रुपीज 57.82, बराबर है। तो 0.24 करोड़ को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 57.82। देखो अभी मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, अदरवाइज अच्छा प्रैक्टिस रहता है ना, तो आप डायरेक्ट रुपीज में आंसर लेके आ सकते हैं, 0.24 इंटू इंटू एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके। पर कल को हम रिवीजन करें, वापस वीडियो नहीं देखना पड़े, तो अपन सॉल्यूशन को एकदम लेमैन तरीके से बताएं।
तो ये वर्किंग नोट किसका हो जाएगा? आपका रॉयल्टी का। ऐसे आपको ईयर 3 का करना है, ईयर 4 का करना है, ईयर 5 का करना है। हम कैलकुलेट किया इन रुपीस, बराबर है कि नहीं? अब ध्यान देंगे। सो 13.8768 आया, 13.81 आया, 13.67 आया, बराबर है। तो अभी आप ध्यान देंगे, अब इनकम स्टेटमेंट इन रुपीस बनेगा। सबसे पहले सेल यूनिट्स। कोई बच्चा बता सकता है नंबर ऑफ सेल यूनिट्स कितना है? 24 करोड़ यूनिट्स है। क्या हर साल यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब हर साल 24 करोड़ आएगा। ध्यान से देखेंगे, यस और नो? 5 साल का प्रोजेक्ट है। ईयर 6 मैंने खाली एक्स्ट्रा ऐसे ही लिखा है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट भारत में कितने में बेच रहे हैं? 7.5 पे बेच रहे हैं, यस और नो? किधर बोला ये? इट इज एस्टिमेटेड दैट प्राइस पर बॉटल will be rupees 7.5 and production will be 24 crore bottle each year. The price in addition to inflation of respective year shall be increased by rupees 1 each year or production cost will be 40% of the revenue. तो इन्फ्लेशन भी आया है, तो जरा 7.5% पे प्लस 6% करो इन्फ्लेशन, कितना होता है? 7.95, यस और नो? अब यहाँ पे प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर विल इंक्रीज बाय रुपीज 1 ईच ईयर बोला है। तो यहाँ पे पहला क्या करो, सेलिंग प्राइस जो आएगा ना आपका वो 7.5 है, और वो बोल रहे कि इन्फ्लेशन के अलावा 1 रुपए से बढ़ रहा है। अब इसमें दो तरीके करने के, या तो हम हर साल 1-1 रुपए से बढ़ा देते हैं, तो 7.5 फिर 8.5 फिर 9.5 फिर कितना आएगा आपका 10.5 और फिर क्या आएगा आपका 11.5, यस और नो? और उसमें आप इन्फ्लेशन को ऐड करते जाओ। पहला साल इन्फ्लेशन कितना था? 6%। किसका इन्फ्लेशन? भारत का इन्फ्लेशन। पर दूसरा साल भारत का इन्फ्लेशन 6% नहीं था। एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर आया तो इन्फ्लेशन कम कर सकता है, शुभम जैसा। फिर उसका अगला साल 5%, फिर उसका अगला साल, फिर उसका अगला साल, ऐसा। तो 7.5% प्लस 6% करो कैलसी पे, 7.95, 7.95 बराबर है कि नहीं? 8.5 प्लस 5.5% करो, 8 पॉइंट, फिर 9.5 प्लस 5%। गोपाल आप भी बताओ, आप आर्टिकलशिप जैसा बैठा है। 9.975 और 10.5 प्लस 4.5% बराबर है 11.5 प्लस 4%, बराबर। अब इसमें ऐसा भी कर सकते थे आप, एक अल्टरनेटिव 7.5 प्लस 6% करो तो 7.95 आता है, फिर अगला साल 1 रुपया ऐड होएगा, तो सर 0.45 से बढ़ जाएगा। फिर 8.95 पे प्लस 5.5% करो, यस और नो? तो उसका मतलब क्या होएगा, जो 1-1 रुपया ऐड हो रहा है ना, उस पर भी इन्फ्लेशन ऐड हो रहा है। अगर मैं अल्टरनेटिव बोलूं 7.5% प्लस 6%, मतलब 7.95 तो मेरा क्लोजिंग वैल्यू हो गया, उस पे मैंने 1 रुपया ऐड किया तो कितना होएगा 8.95, फिर 8.95 पे प्लस 5.5 करेंगे, फिर जो भी आएगा 8.95 प्लस 5.5% करेंगे तो 9.44 आएगा, और फिर उसमें प्लस कितना 1 रुपया करेंगे तो कितना आएगा 10.44, तो उसमें वैल्यू अलग हो जाएगी। तो एक बार लाइन को वापस पढ़ो, द सेलिंग प्राइस, जो आपका प्राइस पर बॉटल 7.5 दिया है, प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईच ईयर। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइस इन एडिशन टू रिस्पेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ, ये इंग्लिश का मतलब है कि इन्फ्लेशन अलग चल रहा है और प्राइस जो है ना विल बी इंक्रीज बाय रुपीज 1 ईच। इनको लाइन यूज करना था, अच्छा इंग्लिश यूज नहीं करते हैं लोग, कभी कभी इंडिया का इंग्लिश यूएस और यूके का इंग्लिश से बेटर है। इनको बोलना चाहिए था प्राइस अपार्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन,
या अदर देन द इन्फ्लेशन। अदर देन को वो लोग क्या बोल रहे हैं, इन एडिशन। अब भारत का बच्चा जिसका इंग्लिश कमजोर है वो प्राइस में ऐड करता है, फिर वो इन्फ्लेशन अप्लाई करेगा, तो स्टार्टिंग में ही आंसर गड़बड़ हो जाएगा। फिर आगे का 15-20 मिनट देके एग्जाम में मतलब नहीं ना, जब स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो रहा है। तो प्राइस इन एडिशन टू को आप सर्कल करना, उसको लिखना अपार्ट फ्रॉम। तो जो नॉर्मल प्राइस है ना 7.5, वो हर साल 1-1 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, फिर इन्फ्लेशन उस पर ऐड होगी। दिस इज इन लाइन विद आईसीआर सॉल्यूशन। किया आपने, सर्कल किया। अब आपको जो 7.95 आया, तो इस पे एक काम करते हैं, नीचे जगह बनाना पड़ेगा अपने को। तो ये आपका, आप बोल सकते हैं, फाइनल सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। और अब आपका टोटल सेल्स आएगा। सो टोटल सेल्स 24 करोड़, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। 24 करोड़ को रिस्पेक्टिव रुपीज से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है। मैं ये सॉल्यूशन ऐसा डेटा भरा हुआ दिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ ये हो गया, ये हो गया, फिर मजा नहीं आएगा। तो 24 करोड़ बॉटल्स इंटू 7.95 कितना होता है, 190.8। उसमें से अपना जो शेयर है वो 55% है। सर ये बात बोला है इधर, परफेक्ट आईएनसी विल रिसीव 55% शेयर ऑफ रेवेन्यू बोला ना। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल होता है, प्रॉफिट नहीं बोला। तो 55%, तो 190.8 का 55% करेंगे। यस, तो कितना बताया आपने, 104.94, बराबर है। उसके बाद रॉयल्टी इन रुपीस, हमने स्मार्टली क्या किया, पहले ही कर दिया उसका रुपीस में। तो आपने 13.8096 करोड़, तो प्लस 13.8096 करोड़, बराबर कितना हो गया, 118.7496 करोड़, बराबर है। सर प्रोडक्शन कॉस्ट को लेके कुछ तो बोला था, 40% किसका, 40% वो देखना पड़ेगा ऑफ द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रॉयल्टी नहीं है, टोटल सेल्स इज द रेवेन्यू। यहाँ पे रेवेन्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपने को बताओ, अभी देखो जो वर्किंग है ना, देखो एग्जाम में आप फास्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अभी ब्रैकेट में लिख दो कि भाई वो अमाउंट आया कैसे। तो 40% ऑफ ₹190.8 करोड़। यस, तो कितना है, 74 पॉइंट, बराबर। तो यहाँ पे आपका, सॉरी, अपना शेयर पे ही आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट, 104 आना चाहिए, 104.94। दिस इज फॉर आवर शेयर, सिर्फ अपने शेयर पे आएगा। अपना शेयर कितना है, 55% है ना। एक बार हम लोग अपने शेयर पे आ गए तो अपने को अपना शेयर का ही कॉस्ट लेना है। तो 104.94 इंटू 55%, तो कितना आता है, सॉरी 40%। सो 104.94 इंटू 40% का कॉस्ट 41.976। तो अभी आपका टोटल इनकम में से प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करेंगे तो सीएफबीडीटी आएगा। डेप्रिसिएशन आपका 39 करोड़ था, उसका वर्किंग नोट हमने अभी तक किया नहीं है। वो कैसे आया था, 200 में से 5 माइनस करके 195 का शायद 20% था, तो वो वर्किंग आपका एक छोटा सा बताना पड़ेगा। टैक्स रेट ऑफ इंडिया पहले लेंगे, क्योंकि आप सब कुछ अभी रुपीज में कर रहे हो और मैंने हेडिंग में भी लिखा है इनकम स्टेटमेंट इन रुपीज। फिर जो टैक्स रेट आएगा, फिर सीएफएटी आएगा, फिर सीएफएटी में डेप्रिसिएशन ऐड होएगा, फिर क्या आएगा आपका, एसीएफ आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट वगैरह बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी है। तो एक आप ऐसा करना, नोटबुक बताओ मेरे को, आपका जो सॉल्यूशन है ना, लेफ्ट राइट में रहेगा तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये एक पेज का नहीं है, ये 2 या 3 पेज में भी जा सकता है। तो लेफ्ट में करोगे ना तो सामने सामने देखने में मजा आएगा। अगर कुछ बीच में छूट गया तो नोट वोट कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो वो लिख लेना। तो लेफ्ट राइट फ्रेश पेज लेना। 8.97 इंटू 24 करोड़, सो कितना आएगा यहाँ पे? 215.28 करोड़। अपना जो शेयर है वो 55%, 118.404, और उसका ही 40% हम लोग नीचे लिख देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के इधर। बराबर है कि नहीं? रॉयल्टी आपको स्टेटमेंट से मिल जाएगा। कितना रॉयल्टी था आपका? 13.8768। सो 118.404 में 13.8768 आपका ऐड होने वाला है, तो इधर आएगा 132.2808। यस और नो? और इधर आपका 40%, सो 47.36। फिर आपके पास CFBDT आता है। टैक्स मत लिखना आप लोग, टैक्स रेट तक निकाल सकते हैं, उसके आगे नहीं। सो 118.7496 माइनस 41.976, तो CFBDT आपका आता है 76.77। उसमें माइनस करेंगे 39, तो आप CFBT तक करना, क्योंकि उसके बाद वो लोग ने क्या बोला है, टैक्स जो अक्रू होएगा ना वो ये साल पे नहीं होएगा, अगला साल होएगा। और हम लोग FM सब्जेक्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स नहीं कर रहे कि अक्रूवल करे। वी हैव टू कंसिडर द रियल कैश फ्लो। तो जो ये साल का टैक्स है ना वो दूसरे कॉलम में जाने वाला है, तो वो थोड़ा अपना अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे आता है 37.7736। तो आप इतना डेटा फिल कर सकते हो। कितना? ये पार्ट आप CFBD तक का, ईयर 5 तक का आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर रुक जाना। 37.7736, ईयर 2 का 45.92। और चलो CFBT को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद 53.92 आया, उसके बाद आया 61.69, और उसके बाद आया 69.4। यस और नो? और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको मैंने रेड कलर कर दिया। अब यहां तक जो सिचुएशन था ना मैनेजेबल था CFBT तक। अब उसके बाद जो टैक्स रेट आ रहा है 30% जो अक्रू हो रहा है, लेकिन वो जो 30% अक्रू हो रहा है ना आप उस साल नहीं पे कर रहे हो उसको, यू आर गोइंग टू पे दैट इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये आपको ऐसा एरो बनाना पड़ेगा। You are going to pay the respective tax which accrued on that income on the next year as it is said in the question. बराबर है कि नहीं? तो आपको तो रियल कैश फ्लोज से मतलब है, तो आप रियल कैश फ्लोज देखोगे और उस हिसाब से फिर हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। तो 45.92 माइनस 11.33, so that comes to 34.59।
और 34.59 फिर जो रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन है वो ऐड हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर एसीएफ हो जाएगा। यस और नो? हाँ, तो जो भी आएगा वो इस हिसाब से आपको करना है। तो आपने सीएफएटी निकाला, मगर ये सीए इंटर के हिसाब से, या आप बोल सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट ऑफ कि टैक्स इज गेटिंग पेड इन द नेक्स्ट ईयर, तो ये सीएफएटी रॉन्ग आ जाता है। पर आपका टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए जरूरी भी था ना, और यहां से फिर एक दूसरा सॉल्यूशन चालू हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन में क्या आएगा, आपको रियल कैश फ्लो देखना है, और जो फ्यूचर के कैश फ्लो होते हैं वो फ्री होने चाहिए। सर फ्री का मतलब क्या, कोई भी बड़ा कॉस्ट है, जैसे फिक्स एसेट खरीदा, वर्किंग कैपिटल है, तो वो सब चीजों को प्लस माइनस वगैरह करके फिर जो कैश फ्लो आएगा उस पे आपका एक्सचेंज रेट अप्लाई होएगा, तो फिर डॉलर में आएगा। फिर जो डॉलर में आएगा उस पर डिस्काउंटिंग होगा, और फिर अभी भी दिल्ली दूर है, तो उस हिसाब से होएगा। ठीक है ना? तो आप ये इनकम स्टेटमेंट का भी एक पार्ट अपन बना सकते हैं, बाद में एक समरी हो जाएगा। पार्ट वन, भाई टैक्स तक पहुंचो। पार्ट टू, टैक्स को अगला साल पे करो। फिर पार्ट थ्री, आप पहुंचो आपका एसीएफ तक। फिर पार्ट फोर, एक्सचेंज रेट अप्लाई करो, ऐसे। तो आई थिंक आप लोग सीएफबीटी तक, तो सीएफबीटी तक पहुंच चुके हैं, बराबर। उसके बाद आपको ऐसा, ऊपर का कैलकुलेशन आप देख लो, आई थिंक आपने राइट ही किया है। एक्सेल वगैरह तो हो ही जाता है, तो फिर ये सब अच्छा नहीं लगता है बच्चों को। अभी स्कूल्स में कोडिंग भी सिखाते हैं ना, आपके स्कूल में कोडिंग, सब बोलते हैं स्कूल में कोडिंग सिखाते हैं। सिक्स, फिर 73.59, 79.14, 84.51 और 89.89। आपको आ रहा है 50% जो है, वो लोग ने बोला है रेमिट कब ही होएगा, नेक्स्ट ईयर, बराबर है। 50% करंट ईयर में रेमिट होएगा और 50% नेक्स्ट ईयर। अब जरा कैश फ्लोज का बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा कैश फ्लोज। मशीन कितने का खरीदा, 200 करोड़, तो यहाँ पे मैंने लिखा 200 करोड़। वर्किंग कैपिटल 50, यस और नो? और हर साल जो है आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो 5-5 का वो लोग ने बोला इंक्रीज हुआ, तो अगर 50 प्लस 25 करते हैं तो 75 होता है, तो रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल 75 आएगा ईयर 5 में। और सैलवेज आपको क्वेश्चन ने बोला कितना, 5। तो मेरा जो नेट कैश फ्लोज है, नेट कैश फ्लोज, सो दैट विल बी, ये नेट कैश फ्लोज रहेगा, और यहाँ पे 75 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। यस और नो? अब जो भी आपका नेट कैश फ्लोज आया उसका 50% करंट ईयर में मिलेगा, 50% नेक्स्ट ईयर। तो आप बोल सकते हैं 50% रेमिटेंस करंट ईयर और 50% रेमिटेंस नेक्स्ट ईयर। तो इग्नोरिंग जो खर्चा हुआ, तो 71.7736 का 50% किया जाएगा, तो कितना होता है, 35.8868। यस और नो? अब मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, अब जो 35.8868 है वो इधर आ जाए। समझा कि नहीं समझा? तो ईयर वन एंड में आपको 71.7736 अक्रू हुआ, लेकिन रियल कैश फ्लो 35.8868 ईयर वन में मिला, और बाकी ईयर टू में मिला। यस और नो? उसके बाद इसका भी 50%, तो 34.295 अभी मिला, और मेरे लिए इजी है ऐसा करना, तो 34.295 इधर है, और ऐसे ही फिर मैं ऐसा कर देता है इधर, बराबर है। अब आपको तकलीफ किधर होएगा, ये ईयर 5 है, तो बाकी ईयर 6 में मिलेगा, क्वेश्चन ईयर 5 तक चल रहा है, तो इसको जो है हम लोग हाईलाइट करके रखते हैं, क्योंकि ये सब क्या था, आपका ईयर 5 था। अभी तक हम लोग रुपीज में ही है, हम लोग डॉलर्स में गए ही नहीं है अभी तक। और फिर जो 50% है आपका,
तो इधर आया, और जो 50% है वो इधर आया। यस और नो? तो अब अगर मैं फाइनल टोटल कैश फ्लोज देखता हूं ईयर वाइज, अब मैं इसको बोल सकता हूँ रियल कैश फ्लोज। रियल कैश जैसा आप बोलते हैं ना, जैसा आपने AS3 किया था भाई, रियल कैश में कितना चेंजेस आया। तो चलो ये तो सही बात है, ये तो हो ही रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपका इतना ही आया है, और यहाँ पे आपका ये प्लस ये आया, यहाँ पे आपका ये प्लस ये आया, यहाँ पे आपका दिस प्लस दिस आया। यस और नो? तो ये आपके क्या आ रहे हैं? रियल कैश फ्लोज आ रहे हैं। अच्छा, 42.445, और ये सारा जो पैसा है आपका टोटल कितना होता है? 82.445 आता है। यस और नो? तो बेसिकली तो 84.89 था, 75 था और 5 था, तो 50% आपको करंट ईयर में मिल रहा है, पर बाकी के लिए ईयर 6 का कॉलम हम लोग बना रहे नहीं है। तो अगर आप ये दोनों तीनों का टोटल करते तो कैलसी ले लो, 164.89, मैं डायरेक्ट 164.89 भी लिख सकता था, उसका 50%। सो 164.89 इंटू 50% कितना होता है? 82.45। यस और नो? और 82.45 में 39.76 ऐड कर दो, कितना है? प्लस 39.76 कितना है? 122.21, बराबर है। तो सर इसका क्या मतलब है? ये जो पैसा है ना, ये तो आपको आ ही रहा है इस साल। यहाँ पे लेटेस्ट से मैं 0 0 करता हूँ, तो आपने जो लाया ना अमाउंट, आपने कितना बताया मेरे को कैलसी में? 122.2। ये सब मिला के क्या होता है? 122.2 होता है। तो ये मेरा जो है ना फाइनल अमाउंट आता है ऑफ द रियल कैश फ्लोज। इस पे हम लोग वो जो एक्सचेंज रेट था वो अप्लाई करेंगे। इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हो, जो ईयर 5 है ना उसका टोटल भी कर सकते हो। मैं वापस समझाता हूँ आपको। ईयर 5 का आपका नेट कैश फ्लोज कितना था? 84.89 तो आपका मेहनत का पैसा था, फिर आपको एक्स्ट्रा मिला, वर्किंग कैपिटल आपने बेचा, सैलवेज बेचा, तो आपका टोटल पैसा है 164.89। तो 164.89 का आपको पूरा नहीं मिलेगा ये साल, तो आपको 164.89 का मिलेगा कितना? 50%। और पिछले साल का 39.755 है, तो पिछले साल का प्लस 39.755 है, तो आपको कितना मिलेगा? 122.2। तो हम लोग ये वर्किंग कैसा है ना, जो पुराना टेबल आप बनाए ना उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कैसा, ये तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे वो काम खत्म हो गया। अब हम लोग ये और रियल कैश फ्लो से अब अगला जो टेबल बनेगा इसके नीचे, वो एक्सचेंज रेट का है, रिस्पेक्टिव एक्सचेंज रेट से करके फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। बराबर है? 200 के बाजू में लिख देना वो क्यों आया। 200 फिक्स एसेट की वजह से आया, 50 आया वर्किंग कैपिटल की वजह से। हर साल 5 रुपए आप माइनस कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल के नाम का। हम लोग वैसा भी कर सकते थे, पीवीसी अलग से निकालो, पीवीसी अलग से करो, तो वैसा भी चलता था। क्या बोला? इन बोथ द कंट्रीज टैक्स विल बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर, बोथ द कंट्रीज बोला। तो अभी जो भी कैश फ्लो आएगा तो यूएस में भी टैक्स पे होएगा, और रियल कैश फ्लो इन द नेक्स्ट ईयर आएगा, तो वो ध्यान रखना है। प्लस जो इंडिया में टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा। अब इंडिया में टैक्स पे किया रुपीज में, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो जो क्रेडिट मिलेगा वो ऐड होएगा, और फिर फाइनल कैश फ्लो आएगा। तो इसमें इन बोथ कंट्रीज को आप सर्कल करो, कराओ। वही टेबल में कंटिन्यू भी कर सकते हैं आगे, पर मैं उसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। सो जो रियल कैश फ्लो है वो 250 है, उसके बाद आपका 35.88, 70.18, 71.36, 76.825 और 122.22। ईयर 5 तक तो आप आए। यस और नो? सर आपने ईयर 6 भी लिखा। ईयर 6 क्यों लिखा? क्योंकि जो ईयर 5 का जो टोटल अमाउंट था दैट वाज 164.89,
उसका 50% अगर आप करते हो 164.89 का 50%, तो 82.445 वो तो करंट ईयर में मिला, 5th ईयर। और बाकी जो मिलेगा आपको 6th ईयर में मिलेगा। लेकिन सर 6th ईयर में ये क्या माइनस किया 20.82, वो टैक्स है। वो देखो आपका ऊपर वाला वर्किंग में अगला साल आपका टैक्स जा रहा था कितना 20.82, तो वो टैक्स का माइनस किया। बराबर बात है। तो ये आपके रियल कैश फ्लोज है। अब आपको $1 इज इक्वल टू जो एक्सचेंज रेट है आपका ईयर 0 का एक्सचेंज रेट कितना है, एकदम फर्स्ट वर्किंग में आ जाओ, कितना है 57। बराबर। तो यहाँ पे मैंने 57 लिखा। फिर उसके बाद अगला साल फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट किया था। फिर उसके बाद 57.82। फिर उसके बाद फिर से 57.82, फिर 57.54, फिर 56.99 और एक किया था 56.18, वो इधर काम आ रहा है। अब अगर $1 इज इक्वल टू कितना बताया था आपने, पहला वाला 57, तो अपन ने तो 250 का खर्चा किया ना, तो ये आपका 250 इंटू 1 डिवाइड बाय 57, मतलब हर साल डिवाइड ही होने वाला है। 250 डिवाइड बाय 50, ऐसे एक एक करने जाएंगे, अपना इच्छा एग्जाम में यही क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ये डॉलर्स में आएगा तो ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ। बराबर है। आप उधर वर्किंग में बता देना भाई डिवाइड किया, तो इधर थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये आया। तो ये सब क्या इन डॉलर्स है। अब वो क्वेश्चन बोलता है टैक्स इन नेक्स्ट ईयर करो, तो यहाँ पे आपका टैक्स इन नेक्स्ट ईयर पे होएगा। यूएस का टैक्स रेट कितना है देखो जरा, 35% है। तो 35%, तो 0.624 का 35% होगा, लेकिन मेरे को नेक्स्ट ईयर पे लेना। तो 0.35 कितना होता है 0.218। यस और नो। तो इसको इधर थोड़ा डेसिमल कम करते हैं हम लोग, कम नहीं होता है। और फिर ऐसे ही अगला साल का कितना 0.35, तो इंटू पॉइंट कितना 35% है। यस और नो। और फिर ऐसे ही अगला साल का 0.35, और फिर उसका अगला साल का 0.35, और फिर उसका नेक्स्ट ईयर का 0.35। यस और नो। ये तो टैक्स यूएस का इनकम पे, और आपको टैक्स क्रेडिट इंडिया का मिलेगा। अब इंडिया वाला कॉलम में जाएंगे आप लोग। इंडिया वाले कॉलम में जाएंगे। ओके, तो इंडिया का देखो टैक्स क्रेडिट, देखो आपको कितना टैक्स क्रेडिट मिल रहा था इंडिया का। तो इधर हम लोग जाते हैं, और 11.33 जो आपने टैक्स पे किया ना, वो एक्चुअली आपने पे किया था ईयर 2 में। तो जो ईयर 2 का जो ये पेमेंट वाला है ना, उसको जरा आप हाईलाइट कर लेना अलग कलर का पेन से। ये सब का आपको क्रेडिट मिलने वाला है इन द रिस्पेक्टिव ईयर्स। अलग कलर से हाईलाइट कर लेना। इतना 11.33 बताया, वो तो ईयर 2 में मिल रहा है ना, पर अपने को डॉलर में चाहिए। सर हमको इतना मालूम है कि डिवाइड करते हैं, तो 11.33 वो तो रुपीज में है, डिवाइड बाय कितना 57.82, तो ये आपको डॉलर में क्रेडिट आया। यस और नो। ये तो आप टैक्स पे कर रहे हो और ये आपको क्रेडिट आया। अगला साल का मेरे को बताओ कितना है। 13.78, तो 13.78 डिवाइड बाय 57.8, बराबर है। श्रेया को अच्छा नहीं लग रहा है क्वेश्चन, क्या करे अभी है। फिर उसके बाद कितना अगला साल 16.18 डिवाइड बाय
57.54। आप ऐसा ब्रैकेट में वर्किंग बता देना एक तो का। फिर उसके बाद कितना क्रेडिट मिला? 18.51 डिवाइड बाय $3। और फिर लास्ट में 20.82, वो भी तो मिला ना। सो 20.82 डिवाइड बाय 56.18। यस और नो? तो अभी आपका नेट कैश इनफ्लो आएगा, नेट कैश फ्लोस इन व्हाट? डॉलर। तो अभी नेट कैश फ्लोज इन डॉलर आएगा, तो ये तो इन डॉलर, चलो ठीक है। ये आपका, और टैक्स जो आप पे करोगे वो माइनस हो जाएगा, प्लस जो क्रेडिट मिलेगा वो प्लस हो जाएगा। यस और नो? तो ये सिचुएशन आपका आ जाएगा। और फिर जरा डिस्काउंटिंग फैक्टर देखो कितना दिया आपने को। 15% दिया, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर 15%। उसका दिया क्या डेसिमल वगैरह कुछ नहीं? तो वो जो भी है 1/1.15 करके फिर आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा, फिर आपका जो भी है फाइनल आंसर आएगा एनपीवी। ठीक है, आंसर राइट आएगा। ठीक है ना? तो आपने कहाँ तक किया? इधर तक किया। उसमें आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं राइट साइड में, पर फिर ये बेटर होएगा। एक्सचेंज रेट का एक सैंपल बता देना कि भाई आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं, जैसा मैंने वो अलग से बताया था। $1 इज इक्वल टू रुपीज 57, तो 250 ऐसे। प्लीज आया पहले केस में, ये सब इन क्रोर्स चल रहा है। यस और नो? तो इसका वर्किंग हम कर चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, ईयर 6 में 82.445 था आपका, जिसमें से आपने 20.82 का जो अगले साल का था टैक्स, वो आपने क्या किया? माइनस किया। पर सर क्वेश्चन जो है 5 साल का प्रोजेक्ट का है, तो हम 6th और 7th में क्यों जा रहे हैं? 6th में जा रहे हैं क्योंकि इंडिया की वजह से जा रहे हैं, तो वो 5 साल के प्रोजेक्ट का असर जो है वो 6th और 7th ईयर में भी है, इसलिए जा रहे हैं। एक्सचेंज रेट अभी आपको आता है, तो इन डॉलर्स का कोई टेंशन नहीं है। आपने क्या किया? उसको डिवाइड किया, ब्रैकेट में एक दो का बता देना वो कैसे आया है। लेमैन वाला भी बता देना, $1 इज इक्वल टू रुपीज 57, और 250 अगर रुपीज 250 है तो कितना आता है। अब ये चीज हो गया। मस्ती क्या किया क्वेश्चन ने? टैक्स रेट ऑफ 35% ऑफ यूएस इन द नेक्स्ट ईयर करो। तो आपने क्या किया? 0.624 का 35% किया। इधर ब्रैकेट में आप बता देना, या तो एरो बना देना, 0.624 मल्टीप्लाई 35%। एक दो का ब्रैकेट में कैलकुलेशन बता देना, कल को बहुत तकलीफ होएगा नहीं तो। फिर 1.214 का 35%, तो कितना है? 0.425। यस और नो? सर हम लोग खुशी खुशी ईयर 6 तक पहुंच गए थे, लेकिन जो आपका ईयर 6 में जो आपको बेनिफिट आया ना, क्योंकि रेमिटेंस अगला साल हो रहा है ना 50%, तो जो उसका टैक्स आया, तो उसका भी टैक्स अगला साल पे हो रहा है। तो जो आपको 50% रेमिटेंस ईयर 6 में मिला, दैट वाज 1.097 करोड़ डॉलर। ये सब किसमें चल रहा है? इन क्रोर्स चल रहा है। तो जो 1.097 जो आपको रेमिटेंस आया, ईयर 5 का 50% आया, और 1.097 पे 35% करो, तो 0.384 इज माई टैक्स 35% इन यूएस इन द नेक्स्ट ईयर। फिर क्वेश्चन का टैक्स क्रेडिट भी लेना है, तो 11.33 था, उसके लिए आपको ऊपर वाला टेबल में जाना पड़ेगा, डिवाइड बाय रिस्पेक्टिव एक्सचेंज रेट किया, तो ये आपका टैक्स क्रेडिट है। अब ये चीज जो है, जो आप पे कर रहे हो, वो तो आपको माइनस करना है। यस और नो? और ये जो दोनों चीज है, ये आपका नेट इनकम है, ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये सब के बेसिस पे आपको मिल गया नेट कैश फ्लोज इन डॉलर्स। यस और नो? अब जब आपके पास नेट कैश फ्लो इन डॉलर आ ही गया है, तो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करना है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि हमने पीवीसीओ का भी पार्ट साथ में ही कंसीडर किया है, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी एनपीवी। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स हमने अप्लाई किया,
और ये सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करने के बाद ये सब का हमने टोटल किया और फिर जो आपके पास आंसर आया वो क्या आता है, क्या हो गया? ओके, तो इधर आपका जो आंसर आता है दैट शुड कम 0.415। यस और नो? इधर कुछ तो 0.415 दैट इज योर एसपीवी। अभी एक चीज ध्यान दो, ये तो ना 0.415 जो है ना ये डॉलर्स में है और इन क्रोर्स में। एक मिनट के लिए ध्यान दो, क्रोर्स में है ना, तो जरा कैलसी पे करो 0.415 इंटू 1 करोड़, तो कितना होता है? 41,50,000 डॉलर्स। 41,50,000 डॉलर्स। यस और नो? और अगर आपको मिलियंस में करना है तो 1 मिलियन जो है वो 10 लाख होता है, तो फिर क्या आएगा? 4.15 मिलियन डॉलर्स। डेफिनेटली ये नेगेटिव फिगर है, तो एनपीवी जो है आपका वो नेगेटिव है, तो जो आंसर है दैट इज 4.15 मिलियन डॉलर्स। बराबर है? तो जो आईसीए का आंसर था दैट वाज 4.15 मिलियन डॉलर। इसमें कैलकुलेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा पॉइंट था कि जो फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट का जो डेप्रिसिएशन है, आप 55% रेमिट कर रहे हैं, तो फिर हमको डेप्रिसिएशन भी उस हिसाब से 55% लेना चाहिए, पर आईसीए ने डेप्रिसिएशन पूरे वैल्यू पे लिया। तो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखें, स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप देखें, तो सबसे पहले ओवरव्यू लिया, दैट वाज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पे आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स कैलकुलेट किया। नंबर 3 पे आपने रॉयल्टी इनकम, अपने को समरी बनाना पड़ेगा। नंबर 3 पे आपका रॉयल्टी इनकम। नंबर 4 पे आपने इनकम स्टेटमेंट इन रुपीस करके, आप मेहनत करके सीएफबीटी तक ना क्वेश्चन इजी था, 60% ऑफ द क्वेश्चन इजी था। वहां जब से फिर वो टैक्स का आया ना, वहां पे आपको केयरफुल होना पड़ेगा, वो नेक्स्ट ईयर, ये ईयर, वो ईयर, और फिर एक्सचेंज रेट में कन्वर्जन वगैरह करके फिर आप एनपीवी पे आए, दैट वाज -4.15। पेमेंट तरीके से बता दो अमाउंट, कौन सा अमाउंट कैसे आए? डन एवरीवन? समरी लिख लेते हैं। ओवरव्यू का डायग्राम आपने बनाया क्वेश्चन को समझने के लिए। उसके बाद आपने क्या किया? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स कैलकुलेट किया। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के टाइम पे आपको क्या ध्यान देना है? कंसिडर द इन्फ्लेशन। यस और नो? वो लोग ने कुछ बोला ना, 6%, 5.55, 4.5, 4, वो। उसके बाद आपने रॉयल्टी इनकम उन्होंने क्या बोला था, कुछ $0.01 फॉर एवरी बॉटल, तो 24 करोड़ का वो, और रॉयल्टी इनकम कन्वर्टेड इनटू रुपीस। उसके बाद आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया। इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपने काफी सारी चीजें कंसिडर किया, सेल्स कंसिडर किया, यस और नो, प्लस रॉयल्टी इनकम कंसिडर किया, तो आपको क्या मिला? टोटल इनकम मिला।
टोटल इनकम के थ्रू आप चले गए, आपने फाइनली फाइंड किया CFBT, और फिर CFBT जब आपके पास आया तो आपको फिर टैक्स का ध्यान रखना है कि टैक्स विल बी पेड इन इंडिया इन नेक्स्ट ईयर, तो उसका आपको ध्यान रखना इस ईयर वाइज, जिसमें 50% रेमिटेड इन करंट ईयर और 50% इज रेमिटेड इन नेक्स्ट ईयर। वो टेबल आपने बनाया और फिर आपने जो है जो कैश फ्लोस था उसको कन्वर्ट किया यूएस डॉलर में, और जब यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया तो 35% टैक्स इन यूएस पेड इन व्हाट नेक्स्ट ईयर, प्लस प्लस आपने टैक्स क्रेडिट इन रुपीस वो ऐड करोगे आप, कन्वर्टेड टू डॉलर्स, यस और नो। फिर आपको मिल गया फाइनल कैश फ्लोज ईयर वाइज, आपको मिल गया फाइनल कैश फ्लोज ईयर वाइज, and we applied the discounting factor 15% and we received the NPV of $0.415 million. तो आपका जो क्वेश्चन जो मैनेजेबल था CFBT तक था, बस जैसे वो रेमिटेंस का आता है तो जब यूएस को 50% नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है तो टैक्स भी वो नेक्स्ट ईयर में ही पे करेगा, फिर ऊपर से टैक्स क्रेडिट ऐड करने का। तो क्वेश्चन मैं आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बोला, जो मॉड्यूल क्वेश्चन 1 है और फिर क्वेश्चन 2 है वो खाली एक बार में नहीं होने वाला है, आपको शांति से सॉल्व करना है और फिर वो सॉल्व हो सकता है। डन एवरीवन? ओके।